गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का द नोटबुक आईएएस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, आप हमारी सारी क्लासेस देख रहे होंगे। तो जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं हम सारे के लिए सारे सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड करें, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, जीएस के कोई भी पोर्शन हो आपका, सब हम प्रोवाइड करें। तो जो आपका एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे आर हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, और भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आई होप आप खुद को अपडेट कर रहे हो सारी चीज़ों के लिए, आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले जो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, उसके बाद हम जाएंगे करंट अफेयर्स पर। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, बोला है हाल ही में जारी राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कल पढ़ाया था, राज्य के स्टार्टअप रैंकिंग्स वगैरह क्या है, कौन जारी करता है, किसका कौन सा स्थान है और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह हैं, सब मैंने डिस्कस किए। तो आज हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि कल के वीडियो में ही मैंने पढ़ाया है आपको। थोड़ा सा देखते हैं बस इसमें क्या है। राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग में 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मैंने आपको पढ़ाया था कल कौन है फर्स्ट नंबर पर है गुजरात। गुजरात जो है पहले नंबर पर है, ठीक है। इतना बता देती हूँ आपको कि ये जो रैंकिंग है, जो राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग है, वो कौन जारी करता है, डीपीआईआईटी, जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है। मतलब कैसा डिपार्टमेंट है जो प्रमोट करता है इंडस्ट्रीज़ को और इंटरनल ट्रेड को, जो प्रमोट करता है। डीपीआईआईटी जो डिपार्टमेंट हमारा है वो इस रैंकिंग को जारी करता है, ठीक है। इसमें कुछ हमने थोड़ा सा ऐड किया है क्या, रिपोर्ट्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 श्रेणियों में स्थान दिया गया है। टोटल 5 कैटेगरीज बनाई गई थी, मतलब जो भी यूटीज़ हैं, स्टेट्स, सबको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। वो कैसी हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य जो हैं गुजरात है, कर्नाटक है, केरल है। ये जो चीज़ें कल मैंने नहीं ऐड की हैं उनको यहाँ पे ऐड करके पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा जो भी डिटेल्स है वो आप कल की वीडियोज़ में जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा पहला क्या है, जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं वो गुजरात है, कर्नाटक है, केरल, मतलब 1, 2, 3 इनकी रैंकिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य जो हैं, सर्वश्रेष्ठ और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य क्या है, पंजाब है, राजस्थान है, तेलंगाना है, ओडिशा है, व महाराष्ट्र है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, नेतृत्व करने वाले राज्य कौन से हैं, ये सारा यहाँ से अलग है, ठीक है। ये हमारा है, ये हमारा पहला पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से सॉरी ये तीसरा पॉइंट है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ये हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से मैंने बताया आपको, यहाँ पे हमारे राज्य सारे खत्म हो गए हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा तीसरा पॉइंट शुरू होता है, नेतृत्व करने वाले राज्य। यूपी है, उत्तराखंड है, एमपी है, असम है और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये हमारे नेक्स्ट में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट हमारा है महत्वाकांक्षी नेतृत्व करने वाले राज्य कौन से हैं। बिहार है, हरियाणा है, ये उभरते स्टार्टअप हैं, ठीक है। उभरते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने वाले राज्य, थोड़ा सा गैप नहीं दिया गया है पीपीटी में, आप इसको ध्यान रखिए। यहाँ से 5वां नंबर होगा, ठीक है। उभरते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने वाले राज्य जो हैं छत्तीसगढ़, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ये 3 है, ठीक है। ये 5 ना जैसे थोड़ा सा बिखरा हुआ है, आप उनको सेट करके शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कैटेगरी वाइज, कौन सी कैटेगरी में कौन सा स्टेट है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये अभी हाल ही में आया है, तो जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं ना उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे जरूर पूछेगा आपसे। हमारा नेक्स्ट क्या है, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस की 2023 रैंकिंग में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा। मतलब जो हाल ही में जो 500 कंपनियों की एक ब्रांड की लिस्ट जारी की गई कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सी कंपनी कौन से नंबर पर, मतलब किस ब्रांड की कितनी वैल्यू है, उसके बारे में रिपोर्ट जारी की गई। तो पूछ रहा है भारत में हमारी कौन सी ऐसी कंपनी जो पहले नंबर पर है। वर्ल्ड में कौन सा नंबर पर हम बताएंगे आपको बाद में, पहले देखते हैं पहले नंबर पर भारत में कौन सा है। तो ऑप्शंस क्या है, जियो, LIC है, जियो है, SBI, HDFC बैंक। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है जियो। जियो जो कंपनी हमारी है, हमारी इंडिया में जो है वो सबसे बड़ी या ब्रांडिंग, जो सबसे अच्छी ब्रांडिंग है उसकी ही मानी जाती है, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा देखते क्या है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित, आपसे पहले पूछेगा ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो ब्रांड फाइनेंस जो है एक संस्था है, वो जारी करती है नवीनतम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबल 500, ठीक है। 2024 की रिपोर्ट है, ग्लोबल 500 मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की 500 कंपनियों की लिस्ट जारी करता है कि कौन सी कंपनी कौन से नंबर पर है, ठीक है। हमारी भारत में जो क्या है, भारत में जो जियो है ना
वो पहले नंबर पर है भारत के हिसाब से, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर लिस्ट में देखें तो 17 नंबर पर है। फिर दूसरे नंबर पर हमारी LIC है जो ऑल ओवर वर्ल्ड पे 23 नंबर पर है। हमारी तीसरे नंबर पर कौन है, SBI है, ठीक है। जो ऑल ओवर वर्ल्ड में पहले दूसरे तीसरे नंबर पर उनको देखते हैं हम। वीचैट जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में पहली ऐसी कंपनी, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो ब्रांड है वो है वीचैट, फिर है यूट्यूब, फिर है गूगल, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सभी तरह के मवेशियों के दूध उत्पादन में विश्व में शीर्ष पर कौन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मवेशी दूध उत्पादन होता है, किसी भी तरह का कोई भी मवेशी, मतलब गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी हो, सबका मिला करके जो पूछ रहा है कि जो दूध उत्पादन में कौन सा है ऐसा मतलब देश है जो विश्व में पहले नंबर पर है। तो ऑप्शन देखते हैं, चाइना, USA, इंडिया, ब्राज़ील। हमारा आंसर क्या है, इंडिया है। इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसी कंट्री है जो सभी अगर उत्पादन देखे जाए, दुग्ध उत्पादन जो भी हमारे मवेशी उनको मिलाकर पहले नंबर पर है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड थोड़े कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए, देखते हैं क्या। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भारत सभी तरह के मवेशियों के दूध उत्पादन में विश्व का शीर्ष पर है, ठीक है। देखते हैं हम कितना है। हम जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना प्रतिशत दूध उत्पादन में पार्टिसिपेट करते हैं, 24%। मतलब कोई भी अलग और दूसरी कंट्री जो है 24% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती है या योगदान नहीं देती, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा, 9 वर्षों में देश में दूध का उत्पादन लगभग 57% से भी अधिक बढ़ा है। हमने कितना ग्रो किया है, 57% हमने पिछले सालों में, जो 9 साल हमारे ने, पिछले 9 सालों में हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। अच्छे मवेशी उनके किस्में सुधारी हैं, उनको अच्छे चारा प्रोवाइड किया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुधार की हमने। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा 57% हमने ग्रो किया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसी का परिणाम है कि प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 2022-23 में 459 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। मतलब अगर पूछा जाए कि भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है, तो कितनी है, 459 ग्राम। मतलब राउंड फिगर में देखा जाए तो आधा किलो पर पर्सन अवेलेबल है, ठीक है, आधा लीटर, सॉरी। फिर क्या बोला, ये 9 वर्ष पूर्व सिर्फ 303 ग्राम थी। मतलब पहले जो 303 ग्राम थी, अभी कितनी हो गई है, 459 ग्राम हो गई है, ठीक है। देश की अर्थव्यवस्था में डेयरी का योगदान कितना है, 5%। आपसे पूछ सकता है कि हाँ, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, या GDP में कितना मतलब कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो 5% जो GDP में हमारी इनकम वगैरह होती है वो डेयरी प्रोडक्ट से होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, हाल ही में किस राज्य ने महतारी वंदना योजना शुरू की है। ऑप्शन देखते हैं, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, झारखंड है, बिहार है। ऑप्शन बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर क्या है, और छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट किया है हमारा महतारी वंदना योजना। सेम ऐसी ही योजना MP गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट की थी। इस योजना में होता क्या है, जो भी महिलाएं शादीशुदा हैं, ठीक है, जो भी महिलाएं शादीशुदा हैं उनको हर महीने 1000 रुपये मिलते हैं, ठीक है, 1000 रुपये मिलते हैं। पहली कंडीशन क्या है, वो शादीशुदा होनी चाहिए, मैरिड होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, उनकी परिवार की जो इनकम होनी चाहिए वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है, 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। 2 कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो आप हर मंथ जो भी आपके फैमिली में जो भी फीमेल्स वगैरह हैं वो 1000 रुपये महीने उठा सकती हैं, ठीक है। ये इसमें क्या है, महतारी वंदना योजना। सेम ऐसी ही योजना MP गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, उसमें 1200 रुपये देते थे वो लोग, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा याद रहे कि कौन सा ऐसा स्टेट है सेम जो स्कीम, आई थिंक कुछ बहन करके उसकी योजना थी, वो नाम नहीं याद है मुझे, बट आप थोड़ा याद रखिएगा कि वो MP में स्टार्ट किए थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुछ और भी अन्य योजनाएं स्टार्ट की गई, उनको देखते हैं। पर क्या है, युवा मितान परिवहन योजना स्टार्ट की गई थी, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना स्टार्ट की गई है। ये सारी ना छत्तीसगढ़ की इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, एक बार उनको गो थ्रू कर लेते हैं। क्या है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना है, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नागरी दबराज चावल को GI टैग मिला है। नागरी दबराज चावल को GI टैग मिला है। ये कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का धमतरी जिले का है, ठीक है। 2023 में पेन नाबुको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद कुमार जी को दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जी दिया है। पाने वाले भारतीय एशियाई मूल के पहले व्यक्ति हैं। छेरछेरा महोत्सव मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है कि छेरछेरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। फिर क्या, मुख्यमंत्री मितान योजना, ये सारी योजनाएं वहाँ पे छत्तीसगढ़ में मनाई गई। इसके अलावा और भी हैं,
कौशल्या मातृत्व योजना है, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये सारे पार्क हैं वहाँ पे, ठीक है। अचान कुमार टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। आपसे पूछ सकता है कि ये टाइगर रिजर्व दोनों कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। लेमरू हाथी अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ के कारोबा में, ठीक है, ये भी नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंडवानी नृत्य यहाँ पे पहला होता है, पहली महिला कलाकार तीजन बाई है। हरेला त्यौहार, ये हरेला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ये आपसे भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं। मतलब शतरंज खिलाड़ी जो पहले कोई और थे उनको रिप्लेस करके कोई दूसरा पर्सन बना है, उसके बारे में पूछा है, तो नाम क्या है उनका देखते हैं। ऑप्शन हमारे आर प्रज्ञानंद, डी गणेश, डी गुकेश, आर वैशाली बाबू, नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन हमारे हैं। इसका सही आंसर क्या है, आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद जो है वो हाल ही में हम विश्व के या सॉरी भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने। ये देखो ये मैंने थोड़ी टेबल लगाई है हमारी, जो आर प्रज्ञानंद है ये रहे। आर प्रज्ञानंद जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें रैंकिंग उनकी तो कितनी है, 11वीं है। अभी जो बने हैं ना वो उन्होंने हराया है उनको डिंग लिरेन को हराकर वो भारत के पहले मतलब भारत के पहले नंबर के शतरंज खिलाड़ी बने हैं या ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसके पहले हमारे जो थे आनंद विश्वनाथन थे, वो हमारे भारत के फर्स्ट नंबर पहले मतलब ग्रैंड मास्टर थे। लेकिन देखिए पॉइंट 3 एक्चुअली जो भी शतरंज खिलाड़ी होता है ना उनको हर पारी जीतने के कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, तो उनके हिसाब से उनकी रैंकिंग सेट होती है कि इन्होंने इतने मैचेस खेले थे और इनको इतने पॉइंट्स अचीव किए हैं इन्होंने। तो इसलिए जो पहले हमारे आनंद विश्वनाथन थे ना वो पहले भारत के फर्स्ट नंबर के थे, लेकिन पॉइंट 3 जो है उनके आर प्रज्ञानंद के नंबर्स ज़्यादा हैं, पॉइंट्स ज़्यादा हैं, इसकी वजह से ये फर्स्ट नंबर पर है। और हम देखते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो फर्स्ट नंबर पर के हैं चार्ल्सन मैग्नस जो है पहले नंबर पर है। इनके देखिए 2830 पॉइंट्स हैं, आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। इनमें सबकी एज भी दी हुई है, देखिए सबसे कम उम्र के अगर हैं आर प्रज्ञानंद 18 वर्ष के हैं, अगर पहले नंबर पर कोई है 33 ईयर्स ओल्ड है, तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 18 वर्ष के हैं और 11वें नंबर पर ऑल ओवर इंडिया में है। ये सारा देखिए ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, चेस से रिलेटेड बहुत सारे पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन है और हाल ही में कौन बने हैं और उनकी पुस्तक वगैरह, उनके पुस्तकों के नाम क्या है और चेस वगैरह कहाँ पे ज़्यादा आयोजित होता है, कौन आयोजित करवाता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, वो फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हमारे हैं विश्वनाथन आनंद, मैंने बताया उनके पहले हमारे पहले नंबर पर थे, वो चेंज हो गए हैं। लाइटनिंग किड ऑफ द इंडियन इनको बोला जाता है। इनकी बुक है माइंड मास्टर्स। 1991-1992 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। सबसे युवा जो है जी गुकेश, अगर सबसे युवा पूछा जाता है ना ग्रैंड मास्टर कौन है हमारे यहाँ के, तो जी गुकेश हैं, ठीक है। फिर चेस जो है वर्ल्ड कप 2023 अजरबैजान बाकू में हुआ था, बाकू में। फर्स्ट मैग्नस कार्लसन जो हमने देखा पहले नंबर पर है, नॉर्वे में थे। सेकंड नंबर जो है आर प्रज्ञानंद हमारे रहे हैं, ठीक है। फाइड वर्ल्ड U20 जूनियर रैपिड चेस जो है चैंपियनशिप जो 2023 में हुई थी, इटली में हुई थी। जीता कौन था, रौनक साधवानी जीते थे इसमें, ठीक है। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में पहली बार चेस अकादमी खुला भुवनेश्वर में। 44th फाइड चेस ओलंपियाड जो 2022 में है, चेन्नई में मनाया गया था। अभी 2024 का हंगरी के बुडापेस्ट में होगा। मतलब अगर फाइड का पूछा जाए कि आपसे कि जो 2024 में कहाँ पे होने वाला है, वो होने वाला है हंगरी के बुडापेस्ट में, ठीक है, आपको याद रखनी है। हेडक्वार्टर कहाँ है, लाउसाने स्विट्जरलैंड में है। ये सारी चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे आज का नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी क्या है, एक हरनी झील है। हरनी झील एक है गुजरात में। वहाँ पे क्या हुआ है, 12 स्कूल स्टूडेंट्स 2 टीचर्स किल्ड इन गुजरात बोट कैप्साइज। बोटिंग कर रहे थे वहाँ पे झील में, तो क्या हुआ कि बोट में 12 मतलब बहुत बच्चे भी थे, टीचर्स वगैरह थे, तो कुछ को बचा लिया गया, लेकिन 12 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स की नाव डूबने से या सब डूबने से मौत हो गई है, उसके बारे में ही है। तो इससे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि ये झील कहाँ पर है, इसकी ये जोग्राफिकल इंडिकेशन वगैरह मतलब जोग्राफिकल लोकेशन क्या है उसकी, वो पूछ सकता है आपसे मिलान करने के लिए पूछ सकता है। तो होता है कि ऑप्शन अगर 4 मैचिंग के लिए दिया है, अगर आपको उसमें 2 भी आ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। यूपीपीसीएस हो गया, आरओ में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें देखते क्या है, हरनी झील में नौकायन सुविधा जिसे लेक जोन कहा जाता है, 2016 में एक सौंदर्यीकरण परियोजना के बाद वडोदरा नगर निगम के साथ एक सार्वजनिक निजी भागीदारी अनुबंध के तहत कोटिया प्रोजेक्ट नामक एक निजी कंपनी द्वारा संचालित की जाती है। मतलब एक कोटिया प्रोजेक्ट है,
कोटिया प्रोजेक्ट। कोटिया प्रोजेक्ट है एक, ठीक है। उसमें क्या है, 2016 से ये स्टार्ट किया गया था। हरनी झील में नौकायन वगैरह होता है, लोग आकर के वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, झील में नौका वगैरह चलाते हैं, तब से ये स्टार्ट हुआ है और अभी हाल ही में ये घटना हो गई है। तो वहाँ पे जो भी जितने बच्चों की डेथ हुई है उन फैमिलीज़ को गुजरात गवर्नमेंट ने, जो बड़ौदा गवर्नमेंट है वहाँ पे जो है, उन्होंने 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया है। तो उसी के बारे में है कि मुआवजा जब देते हैं हम किसी भी परिवार को, किसी भी व्यक्ति की मौत पर, तो कौन कौन से फंड यूज़ करते हैं, ये कब से स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है, मतलब कि कनेक्टिविटी देखिए। मतलब आपको लगेगा ठीक है 2 लोगों की मौत हुई, मुआवजा दिया गया, लेकिन मुआवजा कहाँ से कैसे देते हैं ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। क्या है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। एक रिलीफ फंड प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड होता है, एक हमारा प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो जो पैसा 2 लाख रुपए दिया जा रहा है ना, वो यहाँ से दिया जा रहा है, ठीक है। ये जो हमारा है ना प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, जो इमरजेंसी वगैरह होती है ना, कोई बहुत ऐसी कंडीशन होती है जिसे पैसे की जरूरत होती है, तो उसको तब यहाँ से देते हैं, ठीक है। फिर क्या डिफरेंस बिटवीन PMRF एंड PM केयर फंड। PM केयर फंड आपने सुना होगा ना, जो कोरोना था बहुत चर्चा में था, लोग पूछ रहे थे, RTI डाल रहे थे कि ये जो आप पैसा ले रहे हो PM केयर फंड में, या जो ऑनलाइन जो भी पैसे ले रहे हो आप, जो मोदी केयर वगैरह PM केयर वगैरह फंड है, उस पैसे को आप कहाँ यूज़ कर रहे हो, कितना पैसा आ रहा है। इसी चीज़ को लेकर RTI डाली गई थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं, इसलिए इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था। इसको पहली बार स्टार्ट कब किया गया था, 1948 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब उसके पहले कुछ दिन पहले स्टार्ट किया गया था। 1948 इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट वाज अ मेंबर ऑफ, ये थोड़ा सा ब्लर है, आप एक बार इसको देखिए, मैं बता देती हूँ आपको, वर्बली बता देती हूँ। क्या है कि ये सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे पहले रहे हैं, नेहरू जी हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था। उन्होंने जो भी जो लोग मतलब उस टाइम जो वॉर वगैरह हो रहे थे चाइना के साथ, या भी जो भी चीज़ें चल रही थी, उसमें लोग बहुत लोगों को ना पैसे नीड थी, या तब ऐसे मतलब इमरजेंसी चल रही थी, उस टाइम पैसे वगैरह देने थे किसी चीज़ के लिए, या जो भी लोग घायल और जिनकी डेथ हो रही उनको पैसे देने, सैनिकों को पैसे देने, या कुछ नई चीज़ें नए वेपन्स वगैरह चाहिए, तो उस टाइम के लिए बनाया गया था, तब से कंटिन्यू चल रहा है। फिर कोरोना टाइम में जब मोदी जी ने PM केयर फंड स्टार्ट किया, तब और भी चर्चा में रहा। तो ये बस इतना है कि आपसे पूछ सकता है कि जो पैसे 2 लाख दिए गए वो कहाँ किस फंड से दिए गए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है तमिलनाडु से रिलेटेड। क्या है, तमिलनाडु फोकसेस ऑन वॉक-इन मॉडल दैट प्रोवाइड्स ऑल TB सर्विसेज अंडर द सेम रूफ। अगर आपसे पूछे ना कि वॉक इन मॉडल क्या है, वो वॉक इन मॉडल किससे रिलेटेड है, तो ये TB के मरीजों से रिलेटेड है, ये TB के मरीजों को रिलीफ दिलाने से रिलेटेड है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। TB के बारे में देते हैं। जो TB मतलब एक बीमारी है, जो घर पे TB देखते हैं वो वाला TB नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस जो बोलते हैं, वो बीमारी है। तो वो एक तरह से बहुत सेंसिटिव बीमारी है, लोगों को होती है। मतलब इसका इलाज तो पॉसिबल है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देते हो या केयर नहीं करते हो टाइम से, तो ये है ना आपको, मतलब ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। TB में होता ये कि सिर्फ आपकी मतलब एक चीज़ नहीं खराब होती, ये ना आपके बॉडी की फंक्शनिंग खराब करता है। धीरे धीरे सारी चीज़ें कभी बॉडी की किस पार्ट में प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके से ना बॉडी डिफेक्टेड होने लगती है, बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं जब अगर किसी व्यक्ति को TB होता है। तो इसका नाम देखते हैं TB के बारे में देखते हैं। क्या, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आपसे पूछ सकता है किसकी वजह से होता है, तो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से होता है। ये बिलोंग टू द माइकोबैक्टीरियसिस फैमिली, ये इस फैमिली से बिलोंग करता है। और इस बैक्टीरिया के कारण हमारे जो भी लोग मतलब जिनको भी TB होता है, इसकी वजह से होता है। TB मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द लंग्स। मोस्ट कॉमनली अगर आपसे पूछ सकता है कि TB से हमारे शरीर का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, कौन से पार्ट में समस्या उत्पन्न होती है, तो लंग्स में सबसे पहले लंग्स में होता है, ठीक है। पल्मोनरी TB होता है एक, बट इट कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर ऑर्गन्स। मैंने बताया ना कि बहुत सारे ऑर्गन, मतलब TB एक सिर्फ लंग्स को ही अफेक्ट नहीं करता, मतलब ये तो ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी को तो सबको भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, TB इज़ अ वेरी एंशिएंट डिसीज दैट
एग्जिस्टेड इन इजिप्ट एज अर्ली, मतलब ये जो टीबी हमारी जो टीबी बीमारी है ये अभी से नहीं, लगभग 3000 BC इजिप्शियन के टाइम से चल रही है। तो कोई नई बीमारी नहीं, जैसे कोरोना वायरस था वो नई बीमारी थी, उसके बारे में हमें भी नहीं पता था, लोगों को, डॉक्टर्स को, किसी को भी नॉलेज नहीं था कि कौन सी बीमारी है, कैसे इसका इलाज होगा। तो जो टीबी है वो सालों से है, सालों से, मतलब अभी भी सालों से अवेलेबल है, और उसका परमानेंट इलाज इसका नहीं ढूंढ पाए हैं लोग या साइंटिस्ट वगैरह कि इसको 1-2 दवा दे और ख़त्म किया जाए या टीका वगैरह लगाए, ऐसा कुछ अभी अवेलेबल नहीं है। तो अपने आप में बहुत सीरियस बीमारी मान सकते हैं इसको। स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये आपकी पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकती है थ्रू एयर। अगर आपको टीबी है, आप किसी के सामने खांसते छींकते बात करते हैं या सामने वाले को, तो आपको हो सकती है। ये ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल डिजीज के अंतर्गत आता है, ठीक है। कॉमन सिम्टम्स ऑफ एक्टिव लंग्स क्या है? कफ विथ स्पुटम एंड ब्लड एट टाइम्स, चेस्ट पेन, वीकनेस, वेट लॉस, फीवर एंड नाइट स्वेट्स। क्या है? आपको पहले तो मतलब कफ वगैरह होगा, आप खांसेंगे तो आपको ब्लड आ सकता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लोगे तो आपको स्वेटिंग वगैरह, रात में स्वेटिंग हो सकती है। फिर बोल रहा है वीकनेस हो सकती है, आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा, वेट लॉस बोल रहा है, फीवर होगा, रात में आप सो रहे हो जग रहे हो, आपको मतलब स्वेटिंग होना स्टार्ट होगी, सारी चीज़ सिम्टम्स इसके हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटेबल है एंड क्यूरेबल भी है। आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, आपको 6 महीने का कोर्स करना होता है, दवाएं खानी होती हैं आपको, आप कंटिन्यू दवा खाओगे तो आप इसका इलाज कर सकते हो। इट इज़ ट्रीटेड विद अ स्टैंडर्ड 6 months कोर्स ऑफ 4 एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। 4 दवाएं जो हैं, 4 माइक्रोबियल, आपको 4 दवाई दी जाती हैं, वो कंटिन्यूसली 6 महीने तक खानी होती हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट यहीं से होती है। कुछ लोग, जैसे किसी को भी ये बोला जाए ना 6 महीने तक कोई काम करना, अगर किसी स्टूडेंट को भी बोला जाए ना कि आपका सिलेक्शन 6 महीने में जाएगा, 6 महीने कंटिन्यू पढ़ो, तो लोग 6 महीने कंटिन्यू पढ़ते कहाँ हैं? 4 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन घूमेंगे, या महीने भर पढ़ेंगे, फिर 15 दिन गायब रहेंगे। तो ये जो कंटिन्यूटी नहीं होती है ना, इससे आप ना मतलब पीछे जाते हो, एक तरीके से नुकसान होता है। तो टीबी में भी यही है, अगर आपने 6 महीने कोर्स 2 महीने करके फिर छोड़ दिया, फिर स्टार्ट किया 4 महीने करके फिर छोड़ दिया, इससे नुकसान ये होता है कि जो टीबी आपके अंदर है ना, उसको जो दवा आप 2-3 बार दे रहे थे ना, वो दवाएं काम करना बंद कर देती हैं। उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, मतलब कि बहुत सारी दवाइयों के प्रति जो टीबी जो है वो रेजिस्टेंस प्राप्त कर लेता है, उन पर दवाइयों का असर होता ही नहीं है। कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि आपने ये कंटिन्यूसली बहुत बार किया, मतलब इतनी बार कर लिया है कि अब दवाई का कोई असर हो ही नहीं रहा है। मतलब MDR होता है, जैसे MDR है ना, MDR में होता है कि चलो ये 3 दवाइयाँ हैं, इन 3 दवाइयों के अलावा अगर चौथी दोगे तो काम करेगी, बट ये 3 दवाइयाँ उस पर काम नहीं करेंगी। लेकिन जो XDR होता है, XDR में होता है कि आप कोई दवा नहीं काम करेगी, आपका इसका इलाज संभव ही नहीं है, आप क्यूरेबल ही नहीं है इस डिजीज़ के लिए। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन TB स्ट्रैटेजी, इंडिया इज़ कमिटेड टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम द कंट्री 2025। जो इंडिया है 2025 तक टीबी को ख़त्म करना चाह रहा है, लेकिन WHO को टारगेट क्या है? 2030 तक है। मतलब हम 2025 तक टीबी को ऑल ओवर इंडिया से ख़त्म करना चाहते हैं, और WHO ऑल ओवर वर्ल्ड से 2030 तक टीबी को ख़त्म करना चाहता है। ये ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ क्या है? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, इसी में है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया गया था, एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसने स्टार्ट किया था। कंट्री में प्रोग्रेस टुवर्ड द टीबी एलिमिनेशन, टीबी को कम करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? प्रोवाइड एडिशनल पेशेंट सपोर्ट टू इम्प्रूव ट्रीटमेंट आउटकम, मतलब टीबी मरीज को जो भी हैं उनको अच्छे सपोर्ट दिया जाए ताकि टीबी को कम किया जा सके, ठीक है। और बहुत सारी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में मीटिंग्स वगैरह होती हैं, मतलब बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनके टीबी वगैरह के बारे में, ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। वहाँ पर जाकर के इंडिया जो है शामिल होना स्टार्ट किया उन्होंने। लीवरेज CSR एक्टिविटीज़, जो लोग दवा नहीं खाते हैं ना, उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस उसका दिखाने के लिए भी बोला गया है। इसमें क्या है? निक्षय मित्रा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। निक्षय मित्रा इनिशिएटिव इट इज़ टू इंश्योर एडिशनल डायग्नोसिस, national nutritional and vocational support to those who TB treatment. निक्षय डिजिटल पोर्टल है, इट विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिटी सपोर्ट फॉर पर्सन टीबी। मतलब क्या किया गया इसमें? जो भी लोग हैं ना, जो भी टीबी से जूझ रहे हैं, टीबी का सामना कर रहे हैं, उनको या तो सामने से हम उनको सहायता प्रदान करें, या जहाँ पे सामने से सहायता नहीं प्रदान कर सकते उनको डिजिटली, कि मतलब कोई ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे कोई टीबी मरीज वगैरह है, वो शहर में नहीं जा सकते हैं, तो जो अस्पताल ग्रामीण इलाके में जो अस्पताल है वहाँ पे टीबी के थ्रू वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं गाइड कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि टीबी को आपको कैसे कम करना है, दवाइयाँ टाइम पर लेनी है, इस चीज़ें इसमें स्टार्ट की गई थी।
नेक्स्ट हमारा क्या है, मछली की आबादी बढ़ाने के लिए विजिंगजम में कृत्रिम चट्टानों की परियोजना। मछली की आबादी बढ़ाने के लिए ये परियोजना स्टार्ट की गई है, कृत्रिम चट्टान बनाई गई ताकि अब वहाँ पर आके मछलियाँ आसपास रहें, वहाँ पे प्रजनन करें और मछलियों की जो तादाद है वो बढ़ाई जा सके। देखते हैं इसके बारे में क्या है। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने और टिकाऊ मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रूपाला ने केरल के विजिंगजम में एक कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य है मछली भंडार को बढ़ाकर और स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदाय की आर्थिक भलाई में योगदान करने पे मछुआरों की आय को, मतलब आपको देखो इतना याद रखना है, जो विजिंगजम जो है उसका वो बिलोंग करता है केरला से। रिलेटेड किससे है, कृत्रिम एक तरह से चट्टान है, मछलियों का प्रजनन बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य इसका यही है, मछलियों का प्रजनन बढ़ाना है। कार्यान्वयन कहाँ किया गया है, केरल में किया जा रहा है। भौगोलिक दायरा क्या है, ये परियोजना जो तिरुवनंतपुरम जिले के पाजियूर से वर्कला तक मछली पकड़ने वाले 42 गाँव में 6300 कृत्रिम चट्टानों का इकाइयों को तैनात करेगी। मतलब क्या बोला है, 2 जगह हैं, जगह याद रखनी, तिरुवनंतपुरम जिले में होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्कला तक है यहाँ पे। फिर कितने गांव शामिल हैं, 42 गांव शामिल किए गए हैं इसमें। साथ ही साथ 6300 कृत्रिम चट्टानें, मतलब सिर्फ एक चट्टान नहीं बनाई जा रही है, बहुत सारी चट्टानें बनाने की इस योजना में। ये हमारा पीछे वाला है, ये पीछे पेज का है, ठीक है। कुछ तो लग रहा गड़बड़ है, यार देखते हैं क्या है। टीसीएस की ब्रांड वैल्यू में उछाल। तो टीसीएस हमारी कंपनी है, हमारे टाटा जी, मतलब टाटा जी की कंपनी जो है टीसीएस, उसकी ब्रांड वैल्यू में बहुत अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली, उछाल देखने को मिली। उससे रिलेटेड है ये न्यूज़ क्या है, टीसीएस की ब्रांड वैल्यू 2023 में $17.2 बिलियन से बढ़कर के कितनी हो गई, $19.2 बिलियन। $19.2 बिलियन मतलब लगभग 11.5% की वृद्धि देखी गई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और फिर क्या बोला, शीर्ष 25 अग्रणी आईटी कंपनियों के बीच सबसे अधिक पूर्ण मूल्य वृद्धि, मतलब 25 जो अग्रणी कंपनियां हैं आईटी की जो कंपनियां, उसमें अगर सबसे फर्स्ट नंबर पर देखे जाए तो कौन सी कंपनी, टीसीएस है। उद्योग के नेतृत्व तो आपको पता ही है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। टीसीएस ने अपनी AAA ब्रांड रैंकिंग होगा, ये रैंकिंग बरकरार रखी है। इसके ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स में 82 से सुधार होकर 84 हो गया है। वैश्विक मान्यता क्या है, दुनिया के सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांडों में एक के रूप में टीसीएस की उपलब्धि ब्रांड की ताकत और बाजार नेतृत्व में इसके नियंत्रण निवास को दर्शाता है। मतलब जो हमारी टीसीएस कंपनी है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है, और इंडिया में तो है ही, इंडिया की तो फर्स्ट नंबर की कंपनी है हमारी, मतलब ऑल ओवर इंडिया में जो सबसे अच्छी आईटी कंपनी है मानते हैं वो टीसीएस को ही मानते हैं। आप देखिएगा, कोई अगर किसी को जॉब होती है ना, टीसीएस में जॉब करता है, उसको अलग ही नज़रों से देखते हैं कि रिस्पेक्टेड कि भाई इतनी अच्छी कंपनी में जॉब कर, क्योंकि कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है और हाल ही में और अच्छा ही प्रोग्रेस हुआ है। तो इन चीज़ों को लेकर के ये न्यूज़ में रहा है। इसे क्वेश्चन बनने की संभावना तो बहुत कम है, क्योंकि डेली बेसिस पे न्यूज़ है। ये चीज़ें ना डेली होती रहती हैं कि कभी बढ़ा, कभी घटा, कभी दूसरी कंपनी आ गई, तो इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना शायद ही कम है। ये हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपसे बन सकता है। क्या है, डिजीज एक्स एक एक्स डिजीज करके बीमारी आई हुई है, आई नहीं है, इसकी संभावना जताई गई कि आ सकती है। माना जा रहा है कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है, मतलब ऐसा कहा गया है कोरोना से ज़्यादा खतरनाक होगी। देखते हैं क्या है। विश्व आर्थिक मंच 15 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुआ, जहाँ वैश्विक नेता रोग एक्स नामक एक अजीब चिंता को संबोधित करने वाले हैं, ठीक है। मतलब 15 जनवरी को किया गया है। ये रहस्यमय शब्द एक अज्ञात लेकिन शक्तिशाली माइक्रोबियल खतरे से उत्पन्न बीमारी को संदर्भित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का एक पैनल इस रहस्यमय स्वास्थ्य खतरे पर विचार विमर्श करने के लिए अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक्चुअली ये हो रहा है कि मतलब WHO हो गया और भी चीज़, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, वहाँ पे स्टार्ट किया गया ऐसा कि एक जो बीमारी एक्स है वो ऐसी बीमारी होने वाली जो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। जो जैसे हमारे कोरोना के टाइम पे लाखों लोगों की डेथ हुई थी, तो इसमें बोला गया कि अगर ये बीमारी आती है तो पहली बात तो इसका इलाज नहीं अवेलेबल है, क्योंकि सिम्टम्स इसके हमें सारे पता नहीं होंगे, और इस बीमारी के आने पर करोड़ों लोगों की जान जाएगी, करोड़ों लोगों की डेथ होगी इसमें। तो ये अपने में बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी होने वाली है। इसके बारे में बैकग्राउंड क्या सेट किया गया है,
परिभाषित तो यही किया गया है 2017 में WHO द्वारा नामित एक्स, मतलब 2017 से चल रही चीज़ें, 2017 से बोला गया है कि ऐसी कोई बीमारी आने वाली है। इसके देखते हैं जो हिस्टोरिकल चीज़ें क्या है इससे रिलेटेड। ये देखिए, ये है इसमें स्पेनिश फ्लू जैसी तबाही। स्पेनिश फ्लू पहले एक फैला था, कब फैला था ये? रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले साल सितंबर में यूके में हेल्थ प्रोफेशनल ने एक गंभीर चेतावनी जारी की थी। अगली महामारी 1918-1920 के स्पेनिश फ्लू जितनी विनाशकारी हो सकती है। क्योंकि देखिए अगर एक्स रोग चर्चा में है और उसे बोला जा रहा है कि ये जो है स्पेनिश फ्लू जैसा होगा, तो आपको स्पेनिश फ्लू कब आया था ये भी पता होना चाहिए। तो स्पेनिश फ्लू कब आया था? 1918 से 1920 के बीच स्पेनिश फ्लू फैला था, जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी वहाँ पे। स्पेन में था, इसलिए इसको स्पेनिश फ्लू बोलते हैं, ठीक है। दुनिया भर में 50 मिलियन, लगभग 5 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। इसमें मैं बोला करोड़ों लोगों की। जो ये एक्स बीमारी है, इसमें 5 करोड़ लोगों की जान जाने की मतलब संभावना है। जो कोरोना में डेथ हुई थी वो लगभग 70 लाख लोगों की डेथ हुई थी कोरोना के टाइम पे, ठीक है। आप याद रखिएगा, बीमारी याद रखिएगा, कहाँ पे फैली है, कैसी, मतलब कब फैलने की संभावना है। सिम्टम्स वगैरह भी कुछ बताए नहीं गए, बस इसको नाम दिया गया है। नाम क्या है? एक्स रोग, मतलब एक्स डिजीज़ नाम दिया गया है इसको। और इससे होने वाले डेथ जो है वो बहुत, आज तक की जितनी डेथ नहीं हुई उतनी होने वाली है, ऐसा कुछ बताया गया है। इसके बारे में अगर कोई और अगली न्यूज़ आती है, अपडेट मिलता है, तो मैं आपको अगली मतलब आर्टिकल में अच्छे से ऐड करके पढ़ा दूंगी। अभी इतना ही अवेलेबल था तो मैंने आपको इतना ही बताया है। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है करंट अफेयर्स की, तो आप प्लीज़ वीडियो लाइक करिए, ताकि हमको पता लगे कि हाँ आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं। और अगर आपके दोस्त वगैरह हैं जो सेम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको भी शेयर करिए कि आधे घंटा का वीडियो है, अगर आप फास्ट फॉरवर्ड में भी देखें तो 15 मिनट आप आराम से कवर कर सकते हो। इससे होगा कि आपका बर्डन जो डेली करंट अफेयर्स का वो भी कम होता रहेगा। चलिए, हमसे जुड़े रहिए, जो भी क्लासेस वगैरह हैं वो देखते रहिए। और हमारा चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू।